गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आइए 17 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में देखते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। और ठीक है, तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि किस राज्य ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। अभी हाल ही में किस राज्य ने यह पारित किया है? आइए देखते हैं। ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या डी गोवा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए केरल राज्य ने अभी हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया हुआ। अच्छा, ये वक्फ संशोधन आया कब था? तो ये भी ध्यान रखिए 2024 में ही आया था, पार्लियामेंट द्वारा इसे पास किया गया था। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया ये है क्या, मतलब वक्फ बोर्ड या वक्फ संशोधन है क्या। तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो ये ध्यान रखिए कि केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस लेने का आग्रह किया है, जिसे अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में एक संयुक्त संसदीय समिति, जिसे बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, को भेज दिया गया था कि भैया इसके अंदर कोई कमियां हैं तो आप बताइए क्या इसको पारित होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, पारित होने के बाद भेजा गया था, क्योंकि पहले भेजा जाता है। दूसरा, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है, 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भगवान के नाम पर समर्पित संपत्ति को संदर्भित करता है। मतलब इस्लाम धर्म का ये जो मेन है ना, मेन इस्लाम धर्म का है ये वक्फ प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अपने अंदर उसे डिक्लेयर करता है कि भगवान के नाम की ये प्रॉपर्टी है। मतलब ऐसे नहीं, वहां पे कोई साक्ष्य मिलना चाहिए, कोई ना कोई वहां पे एविडेंस मिलना चाहिए, या फिर वहां नमाज पढ़ी जा रही हो कई सालों से, ये ध्यान रखिएगा। वहीं ध्यान रखिएगा, कानूनी रूप से यह मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति के मुस्लिम द्वारा स्थायी नियंत्रण है उस प्रॉपर्टी का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। एक वक्फ को एक विलेख या साधन के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है या किसी एक संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है यदि उसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जरूरी नहीं है कि धार्मिक ही, मतलब धर्मार्थ मतलब कोई भी काम, अगर उस पर ना बच्चे भी पढ़ाए जा रहे हैं या बूढ़े बुजुर्गों का काम हो जाता है, धर्म है ना। तो ये अच्छा, ये ना जो हमारा संविधान है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा ना धर्मनिरपेक्ष, तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को दर्शाता है, सेकुलरिज्म को दर्शाता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस निजी फर्म को भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण का अनुबंधन मिला है? मतलब यह भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किसको पूछा, किस निजी फर्म को मिला है? तो आपको पता है भारत का उद्देश्य है कि भाई 2027 से पहले कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन अपने देश में स्वचालित करनी है। आइए देखते हैं। ए भेल या बी रिलायंस, सी टाटा या डी बीईएमएल। तो ध्यान रखिए, सही उत्तर है बी। आंसर इज डी, आंसर है इसका बीईएमएल। तो बीईएमएल को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ, ये यही है जिन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है बीईएमएल को, कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से, स्वदेशी मतलब पूरी तरह या भारत में ही डेवलप होगी, पूरी तरह भारत में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं स्वदेशी। तो निर्मित बुलेट ट्रेनों में डिजाइन और निर्माण के लिए 866 करोड़ रुपए के अनुदान का अभी प्रॉमिस किया गया है, जिसमें 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट का निर्माण करना है। अच्छा, ये जो 2 हाई स्पीड ट्रेन बनेंगी ना, इसके अंदर 8 डिब्बे होंगे। कितने डिब्बे होंगे? 8 डिब्बे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी अभी पहली बार चीजें हुई है ना भारत में, वो सब हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बीपीसीएल ने भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण FHSD बंकर लॉन्च किया था मुंबई महाराष्ट्र में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर था कोच्चि केरला। देश का पहला AICT बना है हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है वाराणसी उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा वाला देश जो हमारा प्रदेश है वो है गुजरात का मोढेरा गांव। भारत की पहली सोलर सिटी है सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला साहित्य का शहर है कोझिकोड केरला। भारत का पहला वेटलैंड शहर है उदयपुर राजस्थान। भारत का CO2 मिथेनॉल संयंत्र है मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भाई गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। भाई देखो, सबसे बड़ी अगर कोई गाली आपको लगती है ना तो यही है पॉवर्टी। सच में कह रहा हूं कि सबसे बड़ी गाली है। आप मतलब गरीबी क्या होती है उन्हीं से पूछो जो इससे निपटे हुए हों। देखिए, हर इंसान ने कहीं ना कहीं एक समय पे महसूस जरूर की होगी गरीबी। अब गरीबी के ना कई मल्टी डायमेंशनल इश्यूज हैं, जैसे कि बहुत सारे तरह की गरीबी होती है।
देखिए कोई लोग गरीब हैं, ठीक है, किसी को खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, किसी को कपड़ा ठीक से नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ सोशल भी गरीबी होती है कि सामाजिक स्तर पर आपका उठना बैठना किस लोगों के साथ है, ठीक है। तो मानसिक रूप से भी लोग, कुछ लोग गरीब होते हैं, मतलब पैसा तो होता है लेकिन खर्च नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं, ए 16 अक्टूबर, बी 17 अक्टूबर, सी 19 अक्टूबर या डी 12 अक्टूबर। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 17 अक्टूबर को, ये आपको ध्यान रखना है। तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार पर कन्वेंशन यूएनसीआर को अपनाने का प्रतीक है, ठीक है। पहली बार 1989 को अपनाया गया था। अगला देखते हैं, अगले से पहले हम अक्टूबर के जितने भी ना इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कि 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा दिवस, भाई अहिंसा की पुजारी किया जाते थे गांधी जी, है ना। 3 अक्टूबर को जर्मन यूनिटी डे मनाते हैं। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरिब्रल प्लासी डे विश्व सेरिब्रल प्लासी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे भारतीय वायुसेना दिवस। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। अर्थराइटिस मतलब हड्डियों से ये जो जोड़ होते हैं ना, उन जोड़ों में जो बीमारियां होती हैं उसको कहा जाता है। 13 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस स्तन कैंसर जागरूकता दिवस। और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे। किसके लिए मनाते हैं कि भैया जो एपीजे अब्दुल कलाम है, इनका कंट्रीब्यूशन जो भी पढ़ाई में रहा है उसके लिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था इनको, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय ने कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? ए अहमदाबाद, बी गोरखपुर, सी कोच्चि या डी विशाखापट्टनम। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है डी विशाखापट्टनम में भी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के तत्काल कौशल अंतराल को संबोधित करने के लिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री भारत सरकार ने विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन एएमटीजेड परिसर में एक नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया है। तो देखिए प्रश्न आ सकता है, ठीक है। विशाखापट्टनम किस राज्य में है आप बताइए मुझे, राज्य बताइए विशाखापट्टनम, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है, ठीक है, जो बढ़ी हुई आजीविका में योगदान देते हैं। अगला प्रश्न से पहले हम देखते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं सैयद अब्दुल नजीर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? कैपिटल यहाँ की अमरावती, ठीक है, अमरावती, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित की गई है? ए हरियाणा, बी न्यू दिल्ली, सी मुंबई या डी बेंगलोर। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, नई दिल्ली में भी हाल ही में इसको आयोजित किया गया था। वहीं पीएम मोदी ने भारत में आईटीयू, इसका ध्यान रखना, आईटीयू, इस पे हम अभी वापस आएंगे कि ये पहली बार हुआ है दूरसंचार पूरे हमारे एशिया में, ठीक है, ध्यान रखना। तो मानक सम्मेलन और भारत मोबाइल कांग्रेस ये दोनों एक साथ हुए हैं पहली बार, ठीक है, दोनों एक साथ हुए हैं पहली बार के उसका उद्घाटन किया दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक दूरसंचार में भारत की भूमिका को उजागर करना। देखिए आज 6G टेक्नोलॉजी और जो डेटा हम इतने सस्ते रेट पे पा रहे हैं ना, आज पूरे दुनिया में सबसे सस्ता है, ध्यान रखिएगा, सबसे सस्ता डेटा हम पा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे अधिक देशों की बढ़ती भागीदारी के साथ 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में नवाचारों को प्रदर्शित करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका उद्देश्य आपको बता दिया है। आइए अब आईटीयू, मैंने बोला था ना, इस पे वापस आएंगे। क्या है आईटीयू? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। पहली चीज ध्यान रखिए, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, मतलब भाई किसके अंदर काम करता है? तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर काम करता है। तो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है ये भी ध्यान रखें। इसे कब बनाया गया था? तो 1865 में बनाया गया था, 159 साल पहले। कैसी है? यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, मैंने आपको बता दिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ये ध्यान रखिए। अगर पूछा जाए सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके, तो डोरेन बोगडान मार्टिन, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आईटीयू से, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? आपने थंबनेल में प्रश्न देख लिया होगा, उत्तर आपको पता ही चल गया तस्वीर देखे। आइए देखते हैं, ए फारूक अब्दुल्ला, बी उमर अब्दुल्ला, सी मनोज सिन्हा या डी नयाब सैनी। देखिए उमर अब्दुल्ला यहाँ के नए सीएम बने हैं। इनके पिता कौन है? इनके ये फादर हैं, ठीक है, ये इनके फादर है, फारूक अब्दुल्ला, पहले ये सीएम थे। मनोज सिन्हा यहाँ के गवर्नर है, गवर्नर, ठीक है, यहाँ के गवर्नर है।
गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नायाब सिंह सैनी थे हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा के सीएम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं उमर अब्दुल्ला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नए सीएम बने हैं जम्मू एंड कश्मीर 370 जब हटी थी ना, धारा 370 कब हटी थी? 2019 में। तब से लेके वहां पे 6 साल तक राष्ट्रपति शासन था। कैसा? गवर्नर रूल, मतलब आप कह सकते हो उसको, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल। 356 आर्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आइए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं कि हाल ही फिलहाल में कितने राज्य हैं उनके सीएम बदले हैं। तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं विष्णुदेव साई, बीजेपी से, ध्यान रखिएगा। मिजोरम के नए सीएम बने हैं लाहुल होमा। तेलंगाना के नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी। हरियाणा के नए सीएम बने हैं नायाब सैनी। और आपके झारखंड के नए सीएम बने हैं चंपई सोरेन। राजस्थान के नए सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा। सिक्किम के नए सीएम बने हैं प्रेम सिंह तमंग। उड़ीसा के नए सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू। मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं मोहन यादव। अगला प्रश्न है, एआई एटेस्ट होल्डिंग लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अमित कुमार, बी टीवी सोमनाथन, सी मनोला मार्केज, या डी पी हरीश। अच्छा, इसका सही उत्तर है ए अमित कुमार को, ध्यान रखिए, अमित कुमार, ठीक है। टीवी सोमनाथन को बताएं, ये हमारे अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बने, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही मनोला मार्केज, ये हमारे फुटबॉल टीम के, ठीक है, नए कोच हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई ना उनको यहाँ देख लेते हैं। जैसे रुचिका कंबोज, भारत की ना पहली महिला थी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र, अभी ये रिटायर हुई, ध्यान रखिए, रिटायर हो गई, ठीक है, ये रिटायर हो गई। नए कैबिनेट मंत्री बने हैं टीवी सोमनाथन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने पी हरीश। यूपीएससी की नई चेयर बनी है प्रीति सूदन। लाल चंद्र लाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बनाया है भी। मुक्केबाज में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं कपिलान साई। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बने हैं बाब राय को चुना गया है। डॉक्टर प्रिंसटन जॉर्ज को आईसीआर सीएमएफआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का निदेशक बनाया गया है। जेनेटा यांग को दोबारा एएमपीएस, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया है। शुभांशु शुक्ला को, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइवेट एस्ट्रोनॉट चुना गया है। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है अभी हाल ही में। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अध्यक्ष की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, बीएन गंगाधर को बनाया गया है। सरकार ने रॉबर्ट जी रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में नया राजदूत बनाया गया है। डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय, मतलब ईडी, जिसे आप कहते हैं ना, बार बार देखा होगा आपने न्यूज में, ईडी के नए डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ई माइग्रेट वर्जन 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ध्यान रखिए, एस जयशंकर ने अभी ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एस जयशंकर द्वारा दिल्ली में ई माइग्रेट का वर्जन 2.0 अभी रिलीज किया गया, और मोबाइल ऐप भी। क्या है इसका कारण? तो ई माइग्रेट पोर्टल भारतीय जो श्रमिक है ना, जो यहाँ से विदेशों में काम करने जाते हैं, चाहे दुबई हो, यूएई हो, अमेरिका हो, है ना, तो उनके लिए सुरक्षा का एक अवसर प्रदान करना कि भैया वहां चले जाते हैं, उनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, तो उनको जबरदस्ती स्लेव की तरह काम कराया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं रोकथाम करना है, ये ध्यान रखिएगा। और नया संस्करण भारतीय प्रवासियों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए सरकार का प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि भाई सरकार इनके लिए प्रतिबद्ध है, इनके लिए, ठीक है। अवसर को भाई आप जहां आपको अच्छा अवसर मिलेगा आप जाएंगे, लेकिन ये सरकार की गारंटी है आपको सुरक्षित रखे। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, जो हमारा एसडीजी है ना, एसडीजी का जो गोल है उसमें 10वें में लिखा भी गया है कि भाई संरेखित करता है कि जिसमें सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन का समर्थन है, ध्यान रखिएगा। दुनिया में कुशल श्रमिकों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ती जा रही है, और भारत 2015 से ना इन प्रयासों के समझौते पर बातचीत कर रहा था, आखिर सफलता मिली गई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ट्रीज, ध्यान रखिए, ट्रीज पहल जिसे समाचारों में देखा गया था, का उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना है? ए सब सहारा अफ्रीका, बी साउथ ईस्ट एशिया, सी आर्कटिक सर्कल, या डी ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए उप सहारा अफ्रीका में जो वहां पे मरुस्थली है ना, उनको कहीं ना कहीं ठीक करना है, उसके मुकाबला करना है, ताकि मरुस्थली को फिर से एक उपजाऊ जमीन में बनाया जा सके। तो ये आसान नहीं होता, खैर बहुत ही कष्टदायक होता है ये। तो उप सहारा अफ्रीका में छोटे किसानों की सहायता के लिए स्थापित ट्रीज पहल खाद्य सुरक्षा बढ़ाने की, ध्यान रखिए, एक मरुस्थली से निपटने के लिए तकनीक है, ठीक है, ये उद्यान बनाने पर केंद्रित है।
2014 से इसे सेनेगल, केन्या और युगांडा, ये सब सारी देखिए, ये सारी क्या है, ये अफ्रीकन कंट्री, जो आपका सॉरी मैं इंडिया बना दिया मैंने, जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज हैं ये, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वहां पर युगांडा जैसे 50,000 से अधिक परिवारों का इसको समर्थन मिला है। ट्रीज का उद्देश्य क्या है? तो मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना, फसल की पैदावार को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करना, वैश्विक जैव और विविधता परिस्थितियों तंत्र बहाली के प्रयासों पर योगदान देना है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बिहार, बी गुजरात, सी उड़ीसा या डी झारखंड? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा, सी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा को मिला है। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा नई दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए पहला पुरस्कार जीता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है, वहीं गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं, ध्यान रखिए। केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल, ध्यान रखिए केंद्रीय जल मंत्री कौन है? सी आर पाटिल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कि जल संरक्षण और प्रबंधन में प्रयासों का मान्यता देना था। ठीक है, मतलब कितना ज्यादा आप जल संरक्षण को कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना था। स्थायी जल प्रयासों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुल 38 विजेताओं को सम्मानित किया गया था। अगर पूछा जाए कितने टोटल थे? 38 विजेता। पुरस्कार पानी की कमी, स्थिरता संबंधित चुनौतियों का सामना करने में प्रवासी जल प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करने के लिए किया गया था, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बड़ी मेहनत लगती है इन सब वीडियो को बनाने में। आपका एक शेयरिंग, एक लाइक, एक कमेंट मोटिवेट बहुत करता है, सच बता रहे। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।